चलिए, आज का जो पेपर है वह 18 जनवरी 2023 का है। 17 जनवरी का हो गया है, रोज एक एक चल रहा है। तो 18 जनवरी 2023 का जो पेपर है उसमें किया जाएगा सीडीपी और साथ में मैथ किया जाएगा। ठीक है, दोनों पेडागोजी को अच्छा से करना है। प्रथम प्रश्न है, फटाफट कर लेंगे। बाल अवस्था की शुरुआत दौर भावनात्मक विकास के लिए एक डैश का काल होता है। हाँ, बच्चा का जो काल होता है भावना का संवेदी काल होता है और इसमें होता है 0 से लेकर के 2 वर्ष संवेदी का ना। अगला प्रश्न है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। नेगेटिव पूछा जा रहा है, बताए आप लोग। बच्चे अलग अलग दर से विकसित होते हैं, बात सही है। बच्चे विकास क्रमिक रूप से होते हैं, ठीक है। अपेक्षाकृत व्यवस्थित होता है, ठीक है। विकास हमेशा अनियंत्रित होता है, ये अनियंत्रित वर्ड नेगेटिव है, तो हम लोग डी करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। वंशानुगत कारक बोले तो अनुवांशिक कारक से मात्र एक ही चीज है, आंखों का रंग, है ना। बच्चों का जो गुण होता है वह वंशानुगत से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं, क्रम से। तो जब देखिए लिखा हुआ है तार्किक चिंतन क्रम, यहाँ तार्किक वर्ड कभी भी लगा दे तो आराम से आप मूर्त कर सकते हैं। सबसे मजेदार यहाँ आपका मूर्त होगा, ठीक है। चलिए, तो तार्किक लगा रहे, मूर्त करके आएंगे। नेक्स्ट है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। केवल केवल तो डबल डबल हटा लीजिए इसको। तो अपने वातावरण में समावेशन और समायोजन दोनों शामिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, देखिएगा। हाँ, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, संस्कृति की बात कभी करे, समाज की बात करे, अंतःक्रिया की बात करे, सहयोग की बात करे, परस्पर की बात करे, पहले भाषा दे दे बाद में विचार दे, सारा चीज वाइगोस्की के पास जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, ले वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है। अभी अभी बोला, समाज, संपर्क, सहयोग, परस्पर, अंतःक्रिया, ये सारे चीज वाइगोस्की साहब का है। और एक चीज आता है पार भी इन्हीं का है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हो, है ना। जानबूझकर व्यवहार करेगा ताकि हमारा जो माता पिता प्रभावित हो जाए। छलयोजित व्यवहार, जानबूझ करके जो व्यवहार किया जाता है उसको कहते हैं छल योजित व्यवहार। और छलयोजित व्यवहार आप लोग पढ़े हुए हैं, है ना। जानबूझ करके, पूर्व परंपरागत में तो है नहीं, तो ये जाता है अच्छा लड़का अच्छा लड़की पर चला जाएगा। ये गर्व की बात भी होती है ना। अगर वो रहता ना परस्पर वाला तो सही जाता, लेकिन नहीं है तो आप अच्छा लड़का अच्छा लड़की कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए। संरचनावाद में क्या शामिल होना चाहिए। उच्च अध्यापक शिक्षार्थी अनुपात होना चाहिए, ये उच्च वर्ड गलत है। संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण, माने मुद्रक संपन्न माने होता है प्रिंट समृद्ध वातावरण। ये वर्ड जो है बहुत मजेदार है, प्रिंट समृद्ध वातावरण, इसी का नाम है मुद्रक। और सी में प्रतिस्पर्धा नेगेटिव है ना। डी में क्या है, वाद विवाद पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है तो प्रतिबंध नेगेटिव है।
ना, तो नेगेटिव को भी छाट लेना है। अगला प्रश्न, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेग और भावनाओं और मनोदशाओं को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से डैश बुद्धि से संबंधित है। दूसरे को सब समझ जाए तो एगो अनुस्वार का बताए है, अपर अनुस्वार वाला अगर तो डबल जीरो होता अंतः वैयक्तिक, तो खुद के लिए होता है, दूसरे के लिए अंतर वैयक्तिक ना, ए होगा 10 का ए। अगला है कथन कारण, देखिए कि कहता है कि अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक बोले तो प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। तर्क बोला कि भाषा विकास वातावरणीय कारक से प्रभावित नहीं होता है। ये बात क्या हुआ? गलत है। प्रभावित होता है, ये बात गलत हो गया। तो ए सही है और आर गलत है। तो उत्तर आपका जाएगा, सॉरी सी पर चला जाएगा। ए सही और आर गलत। 11 का सी। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न कहता है कि जेंडर एक सामाजिक संप्रत्यय है जबकि लिंग जो है वह जैविक है। तो फर्स्ट बढ़ेंगे जेंडर सामाजिक और लिंग के बाद आ जाएगा जैविक। तो सामाजिक जैविक भर देंगे, आपका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक संस्कृति विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बहु नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा, और होगा तो क्यों होगा? फर्स्ट है हाँ, दूसरे जाति और क्षेत्रीय समूह के लोगों से संबंधित सहयोग द्वारा। ये तो ठीक है, ये सही जा रहा है। बी बोलता है कि हाँ, अंतर व्यक्तिक समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ाने से। नहीं हटा लीजिए, ठीक है। उत्तर आपका 1 और 2। नेक्स्ट, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्नलिखित में किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? देखिए, सामाजिक संरचना उपागम हम इसी से पकड़ते हैं। हम जब करते थे तो समाज में लोग आपका सहयोग जरूर करेगा, और जब सहयोग करेगा तो सहयोग की बात और समाज की बात किसने की? वाइगोस्की साहब। तो यहाँ मारेंगे सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्य द्वारा। कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे आते हैं, समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट बोला समालोचनात्मक सोच रट कर याद करना, क्या सही है? गलत हुआ। बी में क्या है? अर्थहीन लिख दिया, हीन लगा दिया है, ये भी नेगेटिव होता है। समालोचनात्मक सोच बाधक की बात करता है, बाधक भी नेगेटिव है, तो डी पर जाएगा। विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है। वंचित समूह से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि, भाई क्या महत्वपूर्ण है? फर्स्ट बोला विविधता को अधिगम प्रक्रिया में बाधा मानना, नेगेटिव है। एक अलग समूह में पढ़ाया जाना, एक अलग समूह गलत होता है। अनदेखा की बात किया है तो भी नेगेटिव हो गई। तो सभी विद्यार्थियों से में जुड़ाव की भावना विकसित किया जाए। 3 नेगेटिव छांटना है, 1 पॉजिटिव जरूर मिलेगा। 17 बोलता है कि एक मुख्य धारा वाले कक्षा में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? योग्यता वाला बात गलत होता है, और अलगाव की बात किया है तो गलत हुआ। प्रतिस्पर्धा की बात किया तो गलत हुआ। सामर्थ्य निर्माण ये बेटर है। और यहाँ डी में है पाठ्यक्रम को पूर्ण करने पर बल देना, ये पूर्ण करने पर बल देना गलत है। इसमें बजाय बाजार नु है, बजाय है, हाँ बात सही है, बजाय भी नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है, अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो जिसको अंक में कठिनाई, जिसको गणित में कठिनाई, उसको डिस्कलकुलिया पकड़ लेता है। डिस्कलकुलिया का हिंदी नाम है गुणज वैकल्य।
अगला प्रश्न आया, कहता है दृष्टिबाधित से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट बोला विद्यार्थी को श्याम पट पर सवाल हल करने के लिए कहना। ये श्याम पट की बात गलत है, क्योंकि श्याम पट पर जानने के बाद अधिकांश बच्चे का जो भी याद किया वो भूल जाता है। मानचित्र आरेखीय स्पर्शीय प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए, ये मजेदार है क्योंकि छू करके वो जान जाएगा, क्योंकि वो बच्चा दृष्टिबाधित है। नोट्स गलत हो जाएगा क्योंकि दृष्टिबाधित है। लैपटॉप देंगे, मोबाइल इस्तेमाल करने पर रोक लगा देने के लिए बोल दे रहा है, तो बच्चा सोचेगा कि हम अंधा है, हम दृष्टिबाधित है, इसलिए सर हमको इस सब पर रोक लगा दी है। तो हीनता का शिकार होता है, जहां हीनता का शिकार हो नहीं मारना है। अगला प्रश्न, अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। अवधान न्यूनता मतलब क्या होता है? किसी भी बच्चा का, सुन लीजिए, कहीं भी एक जगह ध्यान ज्यादा देर तक नहीं टिकता है, उसको कहते हैं अवधान न्यूनता। न्यूनता माने कम देर तक टिके। अति क्रियाशीलता विकार माने वो किसी किसी को चिंटी काट लेता है ना, मार देता है पढ़ते पढ़ते। जूझते विद्यार्थियों को सफल समावेशन, अध्यापक आप रहते तो क्या करते? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, क्या करते? लंबी अवधि वाले फिल्म दिखाइएगा, बीच में बहुत सारा लोग बच्चों को मार करके गिरा देगा वो, है ना क्योंकि वो अवधान न्यूनता, उसका दिमाग एक जगह टिकता नहीं है, तो लंबा वाला चलेगा नहीं। ये गतिविधि दूसरी पर जाने के दौरान बदलाव अंतराल अवधि नहीं देनी चाहिए, नहीं दीजिएगा तो भी उग गया रहेगा वो। एक ही समय पर कई कार्य दे दीजिएगा, ऐसे भी छोटा छोटा ये होगा। कार्य पत्रकों को छोटे छोटे प्रबंधीय खंडों में बांट करके देना चाहिए, छोटे छोटे, क्योंकि उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए चलता है, फिर से उसका बदल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु, ये मजेदार है। और बी में है रटकर याद करना। सी में क्या गलत है? नकल उतारना। डी में क्या गलत है? अटल वर्ड गलत है ना। चलिए, अटल माने होता है फिक्स, है ना, नहीं बदलेंगे, है ना, ये होता है अटल माने। हाँ, क्या? हाँ, प्रश्न बढ़ाते हैं। प्रश्न बोला कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? वेधन आपका गलत होता है सर, रटना आपका गलत होता है, तो 3 और 4 आराम से कर देंगे, क्योंकि 2 कूट मारना ही है ना, तो ऐसे भी कर लेना है। और आज नेगेटिव पॉजिटिव को खास करके घेर घेर के हम बता रहे हैं, ताकि जिनको दिक्कत हो रही है वो घर पे नोट कर ले, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, जो भी घेरा जाता है वो नेगेटिव होगा। अगला है, प्रभावशाली अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है। क्या मदद करता है अर्थपूर्ण अधिगम में? मानीकृत नेगेटिव होता है, परीक्षा नेगेटिव है, अनम्य वर्ड नेगेटिव है, ठीक है, तो आपका डी आपका ऑप्शन चला ही जाएगा। निम्नलिखित में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? तो विद्यार्थियों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना, अच्छी बात है, ये तो भाई गलत नहीं बोला। शिक्षार्थियों के प्रति अनमय, अभी बोला मैंने, अनमय वर्ड जो होता है नेगेटिव होता है, क्योंकि उसका अर्थ होता है कठोर, ठीक है। और देखिए यहाँ बोला निष्पादन उन्मुखी प्रतिपुष्टि को बढ़ावा दे। प्रतिपुष्टि सही नहीं होता है, मैंने फीडबैक, फीडबैक तो सही होता है, सॉरी, प्रदर्शन गलत होता है सर, है ना, प्रदर्शन बढ़ावा देना। और डी में नकारना है, ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव है, इसलिए फर्स्ट आपका उत्तर सही। निम्नलिखित में कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है? बाधक कैसे हो जाएगा भाई समस्या समाधान में? उत्तर करें। फर्स्ट बोला अनुरूप का इस्तेमाल करिएगा तब बाधक नहीं होगा। जैसे कि हम एक मैथ दे दिए और उसी के अनुरूप एक और दे दिए, तब बना लीजिएगा, बाधक नहीं होगा। साधन लक्ष्य विश्लेषण, ये ठीक ठाक है, हाँ। मौखिकरण ठीक है। अनुक्रिया समुच्चय, ये आपका, अनुक्रिया माने होता है किसी को देख करके नकल करके, है ना, उसका समुच्चय इकट्ठा करना, ये बाधक हो जाएगा। अनुक्रिया, कोई चीज पर अनुक्रिया करना, माने आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये समस्या समाधान में क्या होगा? बाधक है।
अनुक्रिया करना, किसी को देख करके उसी के अनुसार, तो बाधक हो जाएगा समस्या समाधान में। तो अगर आप लोग इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो जरूर नोट कर लीजिएगा, समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक कौन होता है? तो अनुक्रिया। अनुक्रिया जो है वह समस्या समाधान में बाधक होता है। अगला प्रश्न है, अभिकथन कहता है, सुनिएगा, कि किसी संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित भ्रांतियों को अध्यापक द्वारा परोक्ष रूप से नकारने के बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोला। तर्क कहता है कि भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन नहीं होती, बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण के संपर्क बनाए गए सरल सिद्धांत के रूप होती है। ये भी लग रहा है कि सही ही बोला है, ठीक है। तो आपका उत्तर ए पर चला गया। आ जाइए अगले प्रश्न को करिए। संवेग और संज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? संवेग और संज्ञान के संबंध में उत्तर बोला कि उच्च स्तरीय तनाव और अधिगम में बाधक। बात सही है। संवेग और संज्ञान सही कथन पूछ रहा है, तो उच्च स्तरीय तनाव होगा तो अधिगम में जरूर बाधक होगा। अगर आप खूब तनाव में हैं तो आपका अधिगम बाधक होगा, माने आप सीख नहीं पाइएगा। अधिगम बोले तो सीखना, ठीक है। तो उत्तर तो हमारा एक में मिल गया। क्या रुचि बाधक होता है? नहीं होता है। उच्च स्तरीय तनाव क्या सहायता करेगा? नहीं करेगा। मान लीजिए कोई एग्जाम देने जा रहा है, उसका पिताजी मर गए, फोन से पता चला, क्या उसका एग्जाम सही से बीतेगा? नहीं बीतेगा। और रुचि आपका सहायक कैसे होगा? डी में बोल रहा है। तो आपका सबसे मजेदार उत्तर ए हुआ। 28 पर आ जाइए। कूट है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्ति सही है? अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करना है, कौन सी युक्ति? फर्स्ट बोला कि कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता को बढ़ावा देना। बहुत अच्छी बात है, सारा बच्चों का बढ़ावा देना। अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा, इसको मारिए गोली। प्रतिस्पर्धा नेगेटिव होता है। विद्यार्थियों की रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित, बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थियों के अपने विचार व्यक्त करने की आजादी, ये भी अच्छी बात है। उत्तर आपका गया बी वाला ऑप्शन, ठीक है। 1, 3 और 4। 29 प्रश्न कहता है कि शिक्षा में सामान्य अभिगम्यता, बोले तो पहुंच, ये वर्ड को याद रखिएगा। अभिगम्यता मतलब क्या होता है? पहुंच। एक डैश का विषय है। चलिए, तो ये आपका उत्तर क्या होगा? पहुंच जो है ना, अगर आपका पहुंच कर रहा है कि शिक्षा में सामान्य, तो यहाँ सामान्य पहुंच एक अधिकार का विषय है, ठीक है। एक अधिकार है आपका। 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को ना, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का एक अधिकार है। और 30 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे मैथ पर। विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? अगर आप अध्यापक होते तो योग्यता के कई सत्व दृष्टिकोण को बढ़ाई। योग्यता वर्ड आपका नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। विद्यार्थियों की रुचि को दरकिनार, ये दरकिनार वर्ड आपका नेगेटिव आया, नया वर्ड। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए, अच्छी बात है। और प्रदर्शन उन्मुखी की बात कभी भी करता है, प्रदर्शन नेगेटिव होता है, याद रखिएगा इसको। आइए गणित पेडागोजी साथ में कर लेते हैं। 46 नंबर पेडागोजी पर आ जाइए। केवल पेडागोजी करेंगे, बनाने वाले तो बोर्ड पर चलता है। प्रश्न है कि गणित की शिक्षा के लक्ष्यों की तुलना निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित शिक्षा के उद्देश्य के लिए सही नहीं है? नेगेटिव पूछ दिया आपसे, कौन सा सही नहीं है भाई? फर्स्ट बोला कि उद्देश्य विशिष्ट एवं संकीर्ण होने हैं। ये तो सही होता है भाई, संकीर्ण बहुत हिट होता है मैथ के लिए, लेकिन हमको नेगेटिव खोजना है। उद्देश्य आकलन हो सकता है, ठीक है ना।
कहता है उद्देश्य अति विस्तृत और सामान्य होते हैं, ये गलत है। अति विस्तृत, ये अति विस्तृत जो वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है ना, गलत बात बोला यहाँ, सामान्य नहीं होता है उद्देश्य। उद्देश्य सरल और अधिगम प्रक्रम से संबंधित होता है, ये तो ठीक ठाक है। उत्तर आपका सी पर जाएगा, नेगेटिव है। अगला प्रश्न है कि संख्या में कम वस्तुओं को बिना गिने तुरंत सही व्याख्या बताने की योग्यता को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? बिना गिने अगर कोई बच्चा बता देता है तो उसको अनुमाने न कहेंगे, सबटाइजेशन, है ना। याद रखिएगा, ये प्रश्न कोई पेडागोजी नहीं है कि कोई इसमें महारत हासिल कर ले। मैं गारंटी देता हूं अधिकांश लोग को अगर फर्स्ट बार प्रश्न मिला होगा गलत किए होंगे, है ना। तो आज से लेके आपको एग्जाम तक याद रखना है कि संख्या में कम वस्तुओं को बिना गिने तुरंत सही व्याख्या बताने की योग्यता किसी के पास है बिना गिने, तो उसको सबटाइजेशन कहते हैं, जो बिना गिने सही बता दे। कम संख्या को बिना गिने बताता है कि नहीं लोग, बच्चा सब बताता है ना। अगला, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग चार भुजाओं के बहुभुज की आकृतियों में परिवर्तन को प्रदर्शन करने के लिए किया जा सकता है? कौन सा हो जाएगा? चलिए, फर्स्ट तो ग्राफ पेपर आप लोग पढ़े हैं ना, जियो बोर्ड भी है, स्केल को भी शामिल करिए, पटरी, है ना, कैलकुलेटर को नहीं शामिल करिए, बस आपका उत्तर सही हो जाएगा 48 का। जियो बोर्ड तो भाई पढ़ना ही है, 1 to 5 में तो जियो बोर्ड ज्यामिति के लिए होता है ना। जियो बोर्ड जैसे जियो जैसे ज्यामिति, जियो बोर्ड किसके लिए? ज्यामिति आकृति के लिए। अगला प्रश्न गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से पूर्व प्रारंभिक बाल अवस्था अवधान एवं शिक्षा ECCE का उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए ECCE का? ECCE मतलब होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है ना। तो क्या होगा ECCE का? शिक्षार्थियों में परिकलन कौशल विकसित करना, शिक्षार्थियों में मूल गणन कौशल विकसित करना, मूल गणन कौशल विकसित करना है ECCE का अर्थ ये है। 1 से पूर्व प्रारंभिक बाल अवस्था, है ना, ये बोल रहा है कक्षा 1 से पहले, शिक्षार्थियों में मूल गणन कौशल विकसित करना, ये मारेंगे हम, बी मारेंगे, है ना। परिकलन कौशल नहीं होगा क्योंकि 1 से पहले का है ना। हाँ, नाम लिखवा रहा है, याद करवा रहा है ना। ये 2 हट गया परिकलन में, ये परिकलन वर्डवर ना, ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, परिकलन भी ठीक नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति कक्षा में गणितीय संप्रेषण की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसमें गणितीय में संप्रेषण हो सबसे अच्छा विधि। जब विद्यार्थी स्वयं समस्या हल करते हैं तो शिक्षक श्याम पट पर सही उत्तर लिखता है। भाई श्याम पट का कभी भी प्रयोग कर रहे हैं, सीटेट गलत मानता है। बी देख लेते हैं क्या गलत है। विद्यार्थियों को समस्या को समाधान में छूटे हुए चरणों को लिखने के लिए कहना, ये लिखने वाली बात जो है ये आपका गलत है। शिक्षक विद्यार्थियों को समस्या हल करने की अपनी युक्ति को समझाने के लिए प्रोत्साहित करना कि जो तूने बनाया है उसको समझाओ, तो बच्चा समझाएगा सर जी हम ऐसे ऐसे करके बनाए हैं। डी में तो केवल बैठा हुआ है, सटीक बैठा हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी शब्दावली गणित में अपरिभाषित है, माने परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है? और ये विवाद वाला प्रश्न पूछा है पहली बार। रेखा जो है अपरिभाषित है, बिंदु जो है अपरिभाषित है, और प्राकृतिक संख्याएं जो है अपरिभाषित है, और वर्ग के विकर्ण जो है वह परिभाषित होता है। कैसा होगा सर? अपरिभाषित माने होता है इन्फिनिटिव होता है ना, अंते नहीं। विकर्ण का सर कोई अंत है? विकर्ण में अगर कोई भी होगा आयत का, त्रिभुज का, है ना, कोई भी सॉरी आयत का विकर्ण दे या तो उसका लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा तो उसका आंसर परिभाषित ही आएगा।
लेकिन रेखा अपरिभाषित होगा, कितना भी हो सकता है, कितना लंबा जाएगा पर कोनो ठीक है ना। तो ये बात बोला जा रहा है, परिभाषित माने परिभाषा की बात नहीं पूछा जा रहा है। अगर परिभाषा की बात पूछा होगा तो उस दिमाग से तो भाई गया काम से, है ना, सबका परिभाषा है। अब आइए, ये बनाने वाला एक प्रश्न है, लेकिन इसका पेडागोजी बनाया गया है। एक ग्राहक सब्जी विक्रेता के पास सब्जी खरीदने जाता है। वह 80 किलो प्रति किलो के हिसाब से 650 ग्राम पालक खरीदता है, माने 80 रुपए किलो के हिसाब से 650 ग्राम कहता है हमको पालक दे दीजिए। और सब्जी विक्रेता मानसिक रूप से 650 को 500 प्लस 100 ग्राम और प्लस 50 ग्राम के बटखारा रखता है, इन रखता होगा, तोड़कर जल्दी से परिकलित करके उन्होंने कैसा देखिए दाम लगाया, 80 रुपए के भाव से है तो 500 के 40 रुपया, 100 ग्राम के 8 रुपया और 500 ग्राम के 4 रुपया, ऐसे ऐसे तोड़ करके वो अपना किया। देखिए बहुत तेज है वो विक्रेता, और उसका 52 रुपया आया। तो सब्जी विक्रेता निम्नलिखित में से किस गणितीय अवधारणा का उपयोग किया है? बहुत अच्छा, क्या किया है भाई? 53 का उत्तर करें। देखिए जोड़ने का काम किया है, बाकी अनुपात इसमें हुआ नहीं है, भाग नहीं हुआ है, नहीं घटा हुआ है, केवल तो जोड़ने का काम हुआ है ना, डी वाला ऑप्शन। अब आगे वेन हिले साहब, जिसको मैंने पढ़ाया आपको, वीडियो भी दिया था इसका। एक विद्यार्थी समझता है कि सभी आयत समचतुर्भुज है। मैंने शुरुआत में ही बोला कि वेन हिले का ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि जिस भी पेडागोजी, जिस भी क्वेश्चन में अगर दो गो ज्यामिति नाम आ गया तो संबंध होगा, क्योंकि दो लोगों के बीच ही संबंध होता है। इसमें आ गया एक आयत आ गया, एक आ गया समांतर चतुर्भुज आ गया, दो गो ज्यामिति नाम आ गया। कभी भी दो गो ज्यामिति नाम आ जाए उत्तर आपका चला जाएगा, संबंध हो जाएगा। चरण 2, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये ट्रिक इस्तेमाल करिएगा कि जब भी दो ज्यामिति नाम आ जाए संबंध होगा। स्तर 2, और चरण भी लिखा हुआ है खूब अच्छा सा 2 ना, दो गो ज्यामिति नाम तो स्तर भी 2। 3 गो ज्यामिति नाम आता है तो ये चलता है, मैंने 2 से अधिक होना चाहिए, अकेला नहीं होना। 2 से पहले नहीं जाएगा ना, संबंध 2 के बीच ही होता है, एकदम गारंटी के तौर पर। 2 से पहले आता है तो वो विश्लेषण विधि में आता है ना। किस विधि में आता है? विश्लेषण में आएगा। याद रखिएगा, एक ज्यामिति नाम देगा, उसके कोण के बारे में बोलेगा, उसके शीर्ष के बारे में बोलेगा, तो वह विश्लेषण में जाता है, स्तर 1 में जाता है। और जो दिखावट के आधार पर बोलता है वह स्तर 0 में जाता है, चाक्षुषीकरण। यही ना पढ़ना था आप लोगों को। आज जिसमें फार्मूला आ जाए वह निगमन होता है, और जो सोच करके फिगर बना ले वह वेन हिले का क्या होता है? औपचारिक लास्ट वाला हो जाता है, औपचारिक दृढ़ता, स्तर 4। अगला प्रश्न पर आते हैं, क्योंकि उतना आप लोग याद रखे नहीं है कि आपको समझ में आएगा। प्रश्न बोलता क्या है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण के लिए शिक्षा शास्त्र को केंद्रित होना चाहिए। किस पर केंद्रित होना चाहिए भाई? तो कभी भी अज्ञानात्मक विधि से पढ़ाइए, बच्चा अच्छा करेगा। परिकलन भाई गलत होता है, परिकलन का सीजन, उपदेश गलत है, ड्रिल अभ्यास गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रायिकता जैसी गणितीय अवधारणाओं को विकसित करने में किया जा सकता है? ये तो आप लोग जानते हैं, 10वां क्लास में पढ़े हैं। पासा को उछालिए और ताश को फुटबॉल से नहीं होगा, कबड्डी से प्रायिकता नहीं होती है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न बोल रहा कि राष्ट्रीय पठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षा एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में भोपाल यात्रा, देखिए बहुत मजेदार प्रश्न है, कबाड़ बेचने वाला, जंक सेलर है ना इसको बोलते हैं, इत्यादि जैसे पाठ देने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? फर्स्ट बोला कि गणित कक्षा में अंग्रेजी भाषा अधिगम को समाहित करना। देखिए कबाड़ वाला, भोपाल यात्रा, ये सब जो है ना किसी व्यक्ति वाले कबाड़ी वाला है,
इसके दैनिक जीवन से जोड़ना है बच्चों को। सबसे मजेदार ऑप्शन बैठा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन में अंग्रेजी भाषा का अधिगम गलत है, निरस्ता नेगेटिव है ना, पाठ्यक्रम आपका नेगेटिव की ओर जाता है, तो आपको पता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि कुट है निम्नलिखित में कौन सा बंद अंत सिरे वाला प्रश्न है? बंद सिरे वाला जिसका एक उत्तर हो। बंद वाला होगा। हाँ, ओपन वाला जिसका अनेक उत्तर आए। एक माने फिक्स उत्तर, ये जरूरी नहीं कि एक दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। बताए हो सर। फर्स्ट बोला सभी सम आभास संख्याओं की सूची बनाओ, तो सभी सम आभास संख्या मात्र एक एक होता है, दो एक एक सम आभास संख्या, तो ये तो भाई फिक्स हो गया, इसका उत्तर दो। 20 और 30 के बीच आभास संख्या ये फिक्स है कि इतने होगा, ज्यादा बढ़ेगा का? बढ़ने वाला नहीं ना है, ये भी फिक्स ही हो गया। यदि दो संख्याओं का योगफल 14 है तो वो संख्याएं बताए कुछ हो सकता है, 13 + 1, 12 + 2, 11 + 3, है ना, बहुत हो जाएगा भाई। तो ये नहीं होगा, 1 और 2 ही केवल जा रहा है बंद सिरे वाला, बाकी आपका गलत है, ओपन एंडेड प्रश्न है। का कोई दिक्कत होगा नहीं ना? ये होगा। अब अगला प्रश्न है, आज थोड़ा सा और बेटर तरीका से बता रहे हैं ताकि आप लोग और बेटर करें, है ना। कहता है कि गणित के टेस्ट में साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? डैश पर आधारित प्रश्न का उदाहरण है। अगर साधारण ब्याज का जो सूत्र दिया जाता है गणित के प्रश्न में, प्रश्न उदाहरण है, किसका होगा? बोध होगा, ज्ञान होगा, कौशल या अनुप्रयोग? क्या बोध तो नहीं। देखिएगा, गणित के टेस्ट में साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? डैश पर आधारित प्रश्न है, मतलब पूछा है सूत्र क्या है। आपसे प्रश्न पूछ दिया कि साधारण ब्याज बोले तो एसआई का फॉर्मूला क्या है, तो आप बताइएगा P × R × T/100, इन्हें बताइएगा। तो ये बताना है, आपके पास ज्ञान के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपके पास ज्ञान है या नहीं है। कौशल नहीं होगा, नहीं कौशल माने बनाना उनाना होता है, कोई चीज काम करने की क्षमता कौशल होता है। लेकिन अगर आपसे केवल पूछ रहा है कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, तो ये प्रश्न क्या बता रहा है कि आपकी ज्ञान की जांच कर रहा है कि सही में आपको पता है या नहीं है, ज्ञान की जांच हो रही है। अब से लेकर के एग्जाम तक भी अब याद रखने वाली बात हो गया कि कहीं भी अगर कोई प्रश्न दिया रहेगा कि फलना सूत्र क्या है, तो ज्ञान पर ही जाइएगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय परिचर्या, ये सब चीज देखिए, जब भी सेट मारिए तो ये सब चीज को आप कहीं ना कहीं नोट करिए या उसको ध्यान में रखिए जब सेट मारिए तो, है ना। अगर ध्यान में रखिएगा तो आपको आगे फायदा करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 के प्रत्युत्तर में सीबीएसई ने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को किस वर्ष प्रस्तावित किया? 2010 से लागू हुआ है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, है ना, सीबीएसई के द्वारा। चलिए, याद रखना पड़ेगा इसको भी, ये पेडागोजी नहीं है। और आज का अंतिम प्रश्न है, बोलते बोलते थक भी गया हूं। आप लोग सबसे पहले इस प्रश्न को देखिए कि डेलमा कक्षा 2 के एक छात्र ने घटाने प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से हल किया है। क्या ये सही हल किया है? मेरे समझ से डेलमा का किया है कि 7 में से 4 को घटा के 3 लिख दिया है, और फिर ऊपर में से नीचे घटा दिया, नीचे में से ऊपर, माने बड़का में से छोटका घटा रहा है, भले वह ऊपर हो या नीचे हो। मतलब उसको क्या नहीं आ रहा है? सबसे पहली बात की स्थानीय मान नहीं आ रहा है ना, लेकिन वो तो उत्तर है नहीं, क्या करिएगा? हाँ, डेल्मा बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा रही है, अभी मैंने बोला, प्रश्न के पहले ही बोला ना, तो थोड़ा सा अनुमान लगा करके कर देना था। ये समाप्त होते हुए